पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, welcome back to the next lecture of network analysis and synthesis. I hope you all are doing well. लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने मैक्सिमम पार्ट ट्रांसफर थ्योरम फिनिश कर ली थी। आज के लेक्चर में वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद रेसिप्रोसिटी थ्योरम। बिफोर स्टार्टिंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट दिस पर्टिकुलर थ्योरम फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन टू पोर्ट्स नेटवर्क। फाइन, तो जब हम टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे तो वील बी रेडिली यूजिंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम, बट यहां पर वील बी स्टडीइंग द बेसिक्स ऑफ दिस थ्योरम कि हम थ्योरम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। So as I always say, it is very important to understand the application part before studying a particular topic. So the application part of this theorem is in two port network. अब इस थ्योरम की अगर फर्दर एप्लीकेबिलिटी की बात करें बच्चों, तो देर आर 2-3 कंस्ट्रेंट्स जो कि फॉलो होने ही चाहिए बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम। वो कंस्ट्रेंट्स क्या है बच्चों? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर अ लीनियर बाइलेटरल पैसिव नेटवर्क। फाइन, द नेटवर्क हैज टू बी टाइम इनवेरिएंट एज वेल। वो जब हम यहां पर आप देखेंगे, आई हैव रिटन दी स्टेटमेंट, तो वहां पर आई हैव मेंशन्ड दैट टाइम इनवेरिएंस इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस थ्योरम। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों ये थ्योरम तब लगती है जब हमारे सर्किट में केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो। अब इन केस मेरे सर्किट में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो मैं पहले रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं लगा सकता, बट हाँ, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सर्किट I can use reciprocity theorem, but after the application of superposition theorem, because as we have already studied in the lecture of the superposition theorem, once we are applying superposition theorem, तो we will be taking one source at a time. तो वहां पर मेरा constraint automatically हट जाएगा। फाइन, जब मैं एक ही सोर्स ले रहा हूं तो for that particular source I can apply the theorem, right? तो ये तो था बच्चों एप्लीकेशन वाला पार्ट कि हमें अप्लाई कैसे करना है, कहां करना है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाट एक्चुअली द थ्योरम सेज। तो थ्योरम कहती है इन एनी लीनियर बाइलेटरल टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क द रेशियो ऑफ द एक्साइटेशन टू द रिस्पॉन्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इसको ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब क्या हुआ। अगर आप पहले सर्किट में देखें बच्चों, तो ये मेरा इनपुट है, इनपुट को ही मैं एक्साइटेशन कहता हूं, राइट। अगर मैं दूसरे सर्किट में इसी सर्किट के आउटपुट पोर्ट पे देखूं तो ये मेरा आउटपुट पोर्ट है बच्चों। देखिए ये एक टू पोर्ट नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन है, तो ऐसा नहीं है कि अभी हमें टू पोर्ट नेटवर्क की नॉलेज होना जरूरी है, बट हाँ, बेसिक आर्किटेक्चर टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब क्या हुआ। आपके पास इनपुट के लिए अलग पोर्ट है, आउटपुट के लिए अलग पोर्ट है, तो वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो दिस इज माई आउटपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट पे मुझे हमेशा रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। तो इफ आई गो बाय द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, तो थ्योरम कह रहा है द रेशियो ऑफ द रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन या एक्साइटेशन टू द रिस्पॉन्स, मैं कुछ भी ले सकता हूं, मतलब दिस पर्टिकुलर ऑर्डर कैन बी रिवर्स्ड एज वेल। मैं रिस्पॉन्स एक्साइटेशन या एक्साइटेशन रिस्पॉन्स कुछ भी ले सकता हूं, दैट हार्डली मैटर्स, बट ये मुझे ध्यान रखना है कि मैं सेम रेशियो दोनों तरफ लूं। तो इफ आई गो बाय द स्टेटमेंट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, तो द रेशियो ऑफ द एक्साइटेशन एंड द रिस्पॉन्स, देखिए यहां पर एंड इसीलिए यूज किया है। फाइन, तो मैं अगर रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन लूं बच्चों, तो यहां पर देखिए जब मैंने सर्किट को एक्साइट किया एक वोल्टेज V1 से, तो मुझे लोड पर एज अ रिस्पॉन्स क्या मिला, एक करंट मिला बच्चों I2। ठीक, अब जब आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हो, सेमेस्टर्स में पूछी जाती है, गेट्स में भी आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन पे, वो मैं भी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये मेरा इनपुट पोर्ट है, तो मैं यहां पर सारी सबस्क्रिप्ट 1 यूज कर रहा हूं। देखिए V1 यूज किया, दिस इज माई आउटपुट पोर्ट। सेकेंड पोर्ट तो मैं यहां पर I2 यूज कर रहा हूं। तो बहुत से बच्चे यहाँ पर V1 I1 लिखते हैं, एक्चुअली बुक में आप कुछ पढ़ते हैं फिर आप लेक्चर्स देखते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेक इट अ हैबिट कि मैं इनपुट पोर्ट पे सबस्क्रिप्ट 1 यूज करूंगा आगे से, और आउटपुट पोर्ट पे सबस्क्रिप्ट 2 यूज करूंगा। तो ये मेरा बच्चों एक्साइटेशन है, ये मेरा रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन क्या हुआ पहले नेटवर्क के लिए, दिस वॉज माई रिस्पॉन्स एंड दिस हैपेंस टू बी माई एक्साइटेशन। फाइन, अब मेरा स्टेटमेंट कह रहा है
कि अगर मैं एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का पोजीशन बदल दूं, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर मेरा एक्साइटेशन क्या था बच्चों, V1, मतलब मैंने इनपुट पर एक वोल्टेज दिया था। तो मैंने क्या किया, इस दूसरे नेटवर्क पे दिस इज माई एक्साइटेशन, मैंने वही, अब इनपुट आउटपुट से कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं इसको ही इनपुट लूंगा, इसको ही आउटपुट लूंगा, नहीं, मैं पोर्ट्स को बदल रहा हूं, मैं टर्मिनल्स को बदल रहा हूं। पहले मैंने एक्साइटेशन आपको इस टर्मिनल पे दिया था, अब की बार मैंने क्या किया बच्चों, अब की बार मैंने क्या किया, मैंने एक्साइटेशन यहां पर दे दिया, राइट। तो आपको एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स से कंफ्यूज नहीं रहना है, फाइन। चलिए इसको हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। तो अब की बार मैंने एक्साइटेशन V2 पे दिया और मुझे रिस्पॉन्स क्या मिला बच्चों, I1 मिला, दिस इज माई रिस्पॉन्स, ठीक। तो इस सेकेंड नेटवर्क के लिए व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन। तो देखिए बच्चों, मैंने पहले वाले में भी रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन लिया था, तो मैं यहां पर भी क्या लूंगा, रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन। तो मेरा थ्योरम कहता है कि दिस रेशियो रिमेन्स सेम, फाइन, द रेशियो ऑफ द एक्साइटेशन टू द रिस्पॉन्स रिमेन्स सेम व्हेन आई एम कंसिडरिंग अ लीनियर बाइलेटरल टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क, फाइन। बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन बेस्ड है, आपको सेमेस्टर में क्वेश्चन मिलता है जहां पर आपको एक नेटवर्क दिया होता है, ध्यान रखेंगे नेटवर्क लीनियर होगा, रेजिस्टिव होगा। अब अगर आपको नेटवर्क दिया है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने केवल एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का पोजीशन चेंज कर देना है। अब बच्चों देखो गलती कहां पे होती है, जब भी हम एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स के पोजीशंस चेंज कर रहे हैं तो मुझे टर्मिनल्स का बच्चों बहुत ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि मैं किसी गलत टर्मिनल पर एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को वैलिडेट करना शुरू कर दूं। तो टर्मिनल इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं आपको समझाता हूं कि कैसे करते हैं। देखिए अब इसी का बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, गेट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम। देखिए दिस इज माय क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई यूजिंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000 में, तो दिस वाज नॉट मेंशन, राइट। तो अगर ये मेंशन नहीं है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर आई कैन आइडेंटिफाई कि ये लीनियर बाइलेटरल टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क है तो मैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकता हूं, बट ठीक है ना। तो ये लीनियर नेटवर्क तो है ही, फाइन, बाइलेटरल नेटवर्क भी है, तो मैं अगर डायरेक्टली यहां पर लगाऊं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, तो आप देखिए यहां पर बच्चों ये मेरा एक्साइटेशन है, दिस इज माय एक्साइटेशन, राइट, and for this excitation what is response, this is my response, क्लियर है ना। अब की बार मैंने क्या किया है, मैंने एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का पोजीशन बच्चों बदल दिया है, ठीक है ना। अब की बार मैंने एक्साइटेशन कहां लगा दिया, मैंने एक्साइटेशन यहां पर लगा दिया है, और मैं रिस्पॉन्स कहां पे ले रहा हूं, मैं रिस्पॉन्स यहां पे ले रहा हूं। तो अगर ये लीनियर बाइलेटरल टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क है तो रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन शुड बी सेम, द रेशियो शुड बी सेम। अगर बच्चों ये रेशियो सेम है तो मेरी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 8 एम्पियर्स, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं कि गलती वाला पार्ट का है। देखिए अगर मैं आपसे टर्मिनल की बात करूं तो एक क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सम सर्किट, दिस इज सम सर्किट, दिस एंड this happens to be your input terminal, this happens to be your output terminal, ठीक। और आपको ऐसे सर्किट पर रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो जब आप पैरामीटर्स चेंज करोगे बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा ये आउटपुट इस पूरे पे आ जाएगा और ये इनपुट अब की बार केवल इतने टर्मिनल पे आएगा। सबसे ज्यादा गलती एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की पोजीशन इंटरचेंज करने में होती है, तो बस हमें उतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं जहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके। चलिए बच्चों लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन। अब यहां पर इस क्वेश्चन में हमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करनी है, मतलब मुझे एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का रेशियो चेक करना है बच्चों, क्या सेम आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट नेटवर्क। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल नेटवर्क बनाऊं तो मुझे अब की बार क्या करना है, मुझे एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का नेटवर्क का पोजीशन चेंज करना है।
तो इसका रेसिप्रोकल नेटवर्क बच्चों कैसा बनेगा, अब की बार क्या आएगा, मेरा करंट सोर्स ऐसा आ जाएगा लाइक दिस, राइट। जो टर्मिनल यहां पर था वो अब की बार यहां पे आ जाएगा दिस वे। बाकी ये पार्ट में पूरा एज इट इज बनाऊंगा, दिस विल बी दिस वे, देयर विल बी अ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टेंस, राइट। अब देखिए बच्चा, यहां पर इनपुट पर एक वोल्टेज सोर्स लगा था, तो अब की बार क्या आ जाएगा, अब की बार ये वोल्टेज सोर्स मेरा यहां पर आ जाएगा, राइट। इसका वैल्यू कितना है, 1 ∠0, दिस इज J1, दिस इज 1, दिस इज 1 अपॉन J, तो दिस कैन बी -J, ठीक है ना, दिस इज 1। अगर ये दोनों रेशियोज मेरे सेम आते हैं, या आप ऐसे समझ लो, अगर मैं यहां से भी वोल्टेज निकाल लूं, यहां से भी वोल्टेज निकाल लूं बेटा, और दोनों वोल्टेज सेम आ जाते हैं, इसका मतलब आई हैव वेरीफाइड माई थ्योरम। तो चलिए पहले इस नेटवर्क में स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे वोल्टेज निकालना है बच्चों। अब अगर मुझे वोल्टेज निकालना है, अब देखिए यहां से करंट चल रही है 1 ∠0, ठीक। मैं मान लेता हूं यहां पर करंट ब्रेक होगी, यहां पर करंट जाएगी बच्चों I1, ठीक है, और ये यहां पर I2 जाएगी, ये I2 और ये I2, राइट, ये करंट जाएगी। अब बच्चों वोल्टेज कितना होगा, मैं अभी नेटवर्क 1 की बात कर रहा हूं, केस 1 नेटवर्क 1, तो वोल्टेज बच्चों कितना होगा, इस पूरे आर्म पर करंट है कितनी, I2, और इसका इंपिडेंस कितना है बच्चों, 1 + J, राइट। तो अगर मैं I2 निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। अब I2 कैसे निकालूंगा, आप सभी लोग करंट डिवाइडर आप तक जान गए होंगे, हम लोगों ने बहुत डिटेल में करंट डिवाइडर सीखा है, बहुत से क्वेश्चंस भी किए। तो अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट करंट डिवाइडर का एप्लीकेशन है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, I2 की वैल्यू होगी करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी, या बाहर से जो करंट आ रहा है। तो बच्चों वो करंट कितना है, 1 ∠0, ये मुझे बाहर से मिल रहा है, तो मैंने 1 ∠0 लिख दिया, इनटू, ठीक, इंपिडेंस ऑफ द ऑपोजिट आर्म। तो मुझे I2 निकालनी है ना बेटा, तो अब I2 का ऑपोजिट आर्म कौन सा है, देखिए यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। I2 का ऑपोजिट वाला आर्म बच्चों ये है, दिस आर्म इज I2 का ऑपोजिट वाला आर्म, ठीक है ना, दिस आर्म इज I2 का ऑपोजिट वाला आर्म, दिस वे, ठीक। तो इस आर्म का वैल्यू कितना है बच्चों, इंपिडेंस कितना है यहाँ का, 1 डिवाइडेड बाई टोटल इंपिडेंस। तो टोटल इंपिडेंस कितना है, 1 तो इसका था, प्लस इसका है 1 + J, और यहां पे बच्चों हम लोगों ने कर लिया -J, ठीक है ना। तो यहां से मुझे I2 का वैल्यू मिल जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। I2 का वैल्यू कितना आएगा, फिर से मैं समझा देता हूं जिनको करंट डिवाइडर में प्रॉब्लम है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, या बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से मुझे जो करंट मिल रहा है, सबसे पहले मैं वो करंट लेता हूं, तो ये मैंने वो करंट लिया, वो करंट कितना है, 1 ∠0, ठीक है ना, दिस इज 1 ∠0। उसके बाद मैंने सभी वैल्यूज रखी, वैल्यूज कौन कौन सी है बच्चों, इंपिडेंस ऑफ ऑपोजिट आर्म, तो ये 1 डिवाइडेड बाई टोटल इंपिडेंस, तो 1 + 1 + J + J, तो ये मेरा बेटा कितना आ जाएगा, 1 ∠0° इंटू 1/2, राइट, ठीक। अब मुझे I2 का वैल्यू मिल गया, अब मैं सीधे V निकाल सकता हूं। V कितना आएगा बेटा, V आएगा I2 × 1 + J, ठीक है ना। तो I2 मैंने कितना निकाला, 1/2 ∠0 इंटू J 1 + J, ये मेरा V का वैल्यू आ गया, राइट। आप कैलकुलेटर यूज करेंगे और वहां से ये वैल्यू निकाल लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू। आई होप सभी को J ऑपरेटर यूज करना आता है, इट्स वेरी सिंपल। आई कैन टेल यू दी वैल्यू, ये आएगी लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.707 ∠45। आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस आपको J ऑपरेटर में प्रॉब्लम है, डू मेंशन इट इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ वीडियो। अगर बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है तो मैं J ऑपरेटर पर भी एक वीडियो बना दूंगा। वैसे आई होप आप सब फर्स्ट ईयर से करके आए, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सेकेंड केस में बच्चों, केस 2, अगेन यहां पर भी मुझे सुपरपोजिशन करंट डिवाइडर से मेरा काम बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो, अब की बार मैं क्या करूं बेटा, I1 I2 मैं मान चुका हूं, तो इसको मैं I3 मान लू, राइट, इसको मैं I4 मान लू। तो अब की बार बेटा V का वैल्यू कितना होगा, V का वैल्यू होगा I4 इंटू इम्पिडेंस कितना है, 1, ठीक। तो V का वैल्यू विल बी नथिंग बट I4। अब I4 का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, I4 का वैल्यू मैं अगेन करंट डिवाइडर से निकाल सकता हूं। I4 का वैल्यू कितना होगा,
करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी 1 एंगल 0 इनटू इंपिडेंस ऑफ द ऑपोजिट आर्म, तो ऑपोजिट आर्म कितना है बेटा 1 प्लस जे डिवाइडेड बाई टोटल इंपिडेंस, टोटल इंपिडेंस कितना है 1 प्लस जे प्लस 1 माइनस जे, राइट। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस जे अपॉन 2, दिस विल बी 1 प्लस जे अपॉन 2, और यहां पर आपका 1 एंगल 0 डिग्री है। अच्छा, जो बेटा आपका I4 है यही आपका V भी है। अब यहां से देखिए V का वैल्यू और यहां से देखिए V का वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, क्लियर है। तो दैट मीन्स अगर वैल्यू सेम है और आपका करंट दोनों केस में 1 एंगल 0 डिग्री है तो उसका रेशियो भी सेम आएगा, क्लियर है। तो दिस इज हाउ वी वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इट्स वेरी इजी, आपको सिंपल क्वेश्चन मिलता है फॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम, क्लियर है ना बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो। चलिए बच्चों, दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव टू कंसिडर। ध्यान से देखेंगे, दिस इज द नेटवर्क वेयर वी हैव टू वेरीफाई द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब बच्चों अगर मुझे रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करनी है तो इस पर्टिकुलर एक्साइटेशन के लिए मुझे रिस्पॉन्स निकालना है। जो रेड से लिखा है दैट इज द क्वेश्चन एंड ये आपको बनाना पड़ेगा। तो सिंस मुझे रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करनी थी तो मैंने इस पर्टिकुलर 12 वोल्ट का पोजीशन यहां पर लगा दिया दूसरे सर्किट में, और मैं इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर रिस्पॉन्स निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो पहले एक एक करके देखते हैं। मान लेता हूं ये करंट है I1, ये करंट है बच्चों I2 और ये करंट है I3, ठीक है ना। तो पहले सर्किट में मुझे I3 निकालनी है, राइट। पहले सर्किट में मुझे I3 निकालनी है। अच्छा, दूसरा सर्किट देखता हूं, यहां पर मैं क्या मान लू, यहां पर मान लेता हूं ये मेरा I3 है, ये मेरा I2 है और ये मेरा I1 है। तो दूसरे सर्किट में बच्चों मुझे I1 निकालनी है। अगर पहले सर्किट का I3 और दूसरे सर्किट का I1 बराबर आ जाता है दैट मींस मेरी रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि 12 वोल्ट का सोर्स तो कॉमन है। अब बच्चों यहां पर मैं I3 निकालने के लिए क्या कर सकता हूं, यहां पर वैसे तो मेश एनालिसिस है, बहुत सिंपल है, मुझे 3 इक्वेशंस बनानी है, तीनों सॉल्व करनी है, बट हम मैट्रिक्स मेथड भी पढ़ चुके हैं तो मैं अब की बार यहां पर मैट्रिक्स मेथड यूज करता हूं। तो फर्स्ट में 4 + 3 इज 7, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन इज -3, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन इज 0। एक बार आपका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 1 में कॉमन इज -3, 2 2 इज 6, 2 8 एंड 3 इज 11 एंड 2 1 2 2 2 3, 2 3 इज -6, 3 1 is obviously 0, 3 2 is -6 and 3 3 is 6 + 2 is 8, right? I hope आपको याद होगा। एंड यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी I1, I2, I3 एंड द वोल्टेजेस आर 12 0 0। अब देखिए ये इक्वेशन कितनी आसान हो गई। यहां से मैं I3 सीधे निकाल सकता हूं। I3 की वैल्यू बेटा क्या होगी, del 3 अपॉन del, राइट, सिंपल, del 3 अपॉन del, ठीक है ना। कितना वैल्यू आ जाएगा, मैं सीधा वैल्यू लिख देता हूं। आई होप आपको अभी मालूम है कैसे करते हैं भाई। del 3 निकालने के लिए मैं इसको रिप्लेस करूंगा इससे, ठीक है ना, और del 2 इसका डिटर्मिनेंट आ गया, del की वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ 7 -3 0 -3 11 -6 0 -6 8, ठीक है ना। तो ये आप जानते हो निकालना, हमने एक्सक्लूसिवली इस पर एक लेक्चर किया हुआ है। फाइन, मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूं, इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.74 एम्पियर, राइट। अच्छा, यही सेम प्रोसेस में यहां पर भी फॉलो कर सकता हूं बेटा, बहुत सिंपल है। यहां पर भी अब की बार मैट्रिक्स बना लेता हूं, ठीक है ना, बना लेंगे। आई होप आपको मैट्रिक्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो इट्स वेरी सिंपल, बना लेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स। कितना आएगा, 1 1, this is 8, right, 1 2 -6 1 3 0, 2 1 -6 2 2 is 11, 2 3 is -3, right, 3 1 is 0, 3 1 is 0, 3 2 is -3 and 3 3 is 7, right। बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हमने फर्स्ट केस में बनाई है। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया था ताकि आपको थोड़ा सा
पता चल जाए कि आप कैसे मैट्रिक्स मेथड अप्लाई कर रहे हो। बेसिक रूल वही है। यहाँ पर बच्चों अगर आपको मैट्रिक्स में प्रॉब्लम है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई केवीएल एज वेल। इसको मैं मेश एनालिसिस से भी कर सकता हूँ। भाई 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 मेश है मेरे पास, 3 अननोन आएंगे। यहाँ पर भी 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 अननोन आएंगे। वहां से मैं पहले केस में I3 निकाल सकता हूं, दूसरे केस में I1 निकाल सकता हूं, दोनों वैल्यूज सेम ही आएंगी। फाइन। रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरी इजी। अगर आपको बेसिक लॉजिक पता है तो यू कैन इजिली सॉल्व इट। फाइन। आई होप आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया होगा। बाकी बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको केवीएल, केसीएल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो नेटवर्क थ्योरम इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। फाइन। चलिए, आई गेस दिस इज इनफ फॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम। In case you get a question, you'll be able to solve it. बहुत simple है। Next lecture में बच्चों we'll be studying compensation theorem, and then in the last lecture of network theorem, obviously we'll be dealing with Telegin theorem. Fine. I hope the lecture was fruitful. In case you have liked the lecture, do like it, share it, and don't forget to subscribe the channel. Fine. Thank you.